अब हम देखेंगे इसमें कि अध्ययन की योजना का निर्माण। तो अध्ययन की योजना के निर्माण में आता है, अध्ययन की संपूर्ण योजना के निर्माण के दौरान जो भी पुस्तकों को हमें मतलब जिन पुस्तकों की हमें सहायता लगेगी उनकी सूची तैयार करके उसके विषय में निर्णय करने, आवश्यक शोध के उपकरण के बारे में निर्णय करने से संबंधित, अध्ययन के आंकड़ों के संग्रह की एक उपयुक्त विधि के विषय में निर्णय करना, यह सब कार्य इसके अंतर्गत किए जाते हैं। अब आता है हमारा कि सूचना के स्रोतों का निर्धारण। इस स्तर पर यह निर्णय किया जाता है कि समग्र क्या होंगे, अर्थात एक समय विशेष पर जब आंकड़े एकत्रित किए जाएंगे तो एक क्षेत्र से संबंधित जो विशेष क्षेत्र है, हमारा शोध का क्षेत्र चयनित किया गया है, उससे संबंधित किस श्रेणी के उत्तरदाताओं की सूचना एकत्रित की जाएगी। इसके बाद आता है हमारा प्रामाणिक उत्तरदाताओं का चयन। अब उत्तरदाताओं के चयन के लिए भी जैसे अभी हमने बताया कि क्षेत्र विशेष से संबंधित, तो उत्तरदाताओं के चयन में भी हमें हमारे निदर्शन की कौन सी पद्धति से हम हमारे समग्र का चयन करेंगे, किस आधार पर हमारी पूरी शोध प्रक्रिया की जाएगी, उस समस्त प्रक्रियाओं को इसके अंतर्गत बताया जाता है कि हमने इस विधि से अपनी निदर्शन में भी अलग अलग विधियां होती हैं, उन विधियों में से कौन सी विधि का चयन किया है। जैसे लॉटरी विधि होती है, उसके बाद टिपेट कार्ड विधि होती है, इस तरह की अलग अलग विधियों में से कौन सी विधि का हमने चयन किया है, किस आधार पर हम उत्तरदाताओं का चयन कर रहे हैं, उसका विवरण इसमें दिया जाता है। इसके बाद आता है हमारा प्रामाणिक एवं प्रासंगिक शोध उपकरणों का निर्माण। इस स्तर पर जितनी भी जांची गई प्रश्नावलियाँ, अनुसूची, साक्षात्कार निदर्शन, पर्यवेक्षण निदर्शनी, परीक्षण, प्रक्षेपण, प्रविधि इत्यादि उपकरणों का अध्ययन की आवश्यकता के अनुसार भी उसका विकास किया जाता है। अब आते हैं हम प्रामाणिक एवं प्रासंगिक शोध उपकरणों का निर्माण। तो प्रामाणिक आवश्यक उपकरणों के निर्माण के पश्चात इनकी सहायता से शोध के विभिन्न स्रोतों को प्राथमिक एवं द्वितीयक आवश्यक तथ्यों और जो आंकड़े हमारे एकत्रित किए जा रहे हैं हमारे द्वारा, उन सभी का अध्ययन, अभिलेखन, परीक्षण, प्रश्नावली, साक्षात्कार इत्यादि विधियों का सहारा लेते हुए इच्छित सामग्री का संकलन भी किया जाता है। इसके बाद आता है हमारा तथ्यों और आंकड़ों का संकलन को हम समझ चुके। इसके बाद आता है संग्रहित, वर्गीकरण एवं सारणीयन। ये सबसे महत्वपूर्ण होता है हमारा इन सभी चीज़ों के लिए। क्यों? क्योंकि हम जितने भी आंकड़ों को एकत्रित करते हैं उनको निष्कर्ष तक पहुंचाने के लिए हमें टेबल्स बनानी होती हैं, मतलब सारणीयन करना होता है। और उन सारणियों में भी हमें उत्तरदाता से प्राप्त किए गए जितने भी उत्तर प्राप्त होते हैं उनको एक क्रमबद्ध तरीके से उनके आंकड़ों को उसमें लिखा जाता है, फिर उसमें प्रतिशत निकाला जाता है और उसके बाद ही उसके निष्कर्षों को निकाला जाता है। तो एकत्रित की गई सामग्री का अध्ययन करने के पश्चात इन्हें हम विभिन्न श्रेणियों में विभाजित करते हैं। इन श्रेणियों से एकत्रित की गई सामग्री को वह अपने आप में समाहित करती हो, एक दूसरे के अंतर संबंध किंतु पृथक हो, ताकि उसकी पुनरावृत्ति ना हो सके। सारणियों का निर्माण करते समय इस बात का विशेष रूप से ध्यान दिया जाना चाहिए कि सारणी अनावश्यक रूप से जटिल ना हो, स्तंभों तथा पंक्तियों की संख्या अधिक ना हो, प्रथम दृष्टि में इनको देखकर समझ पाना कठिन हो जाए, इतनी भी कम ना हो, और ऐसा भी ना लगे कि श्रेणियों का निर्माण करते समय केवल सारणी बनाने के लिए ही तैयार किया गया है। स्वतंत्र चरों और स्तंभों पर आश्रित चरों को पंक्तियों में भी दिखाना जाना आवश्यक होता है। इसके बाद आता है हमारा सांकेतिकरण। सांकेतिकरण होता है जिसमें हम अलग अलग तरीके के चिन्हों और किसी विशेष रूप में भी उसको दिखाते हैं। इसके बाद होता है हमारा तथ्यों का विश्लेषण और उसका निर्वचन। तथ्यों का विश्लेषण सारणीबद्ध करने के बाद जो सारणीबद्ध तथ्य होते हैं उनका तार्किक एवं सांख्यिकीय दोनों तरीकों से उपयोग करते हुए विश्लेषण किया जाता है, और विश्लेषण से जितने भी परिणाम हमको प्राप्त होते हैं उन परिणामों के परिप्रेक्ष्य के रूप में हमें उसे प्रस्तुत करना होता है, तथा सापेक्ष गुणों एवं सीमाओं को उजागर करते हुए
समस्त निष्कर्षों को भी निकाला जाता है। अब आता है हमारा प्रतिवेदन तैयार करना। तो उपरोक्त जितने भी हमारे स्तर और हमारे जो भी चरण रहे हैं उनके अनुसार जो भी शोध कार्य किया गया है वो समक्ष प्रस्तुत करने के लिए कितने प्रभावशाली रूप से हम उसको प्रस्तुत कर सकते हैं, और जो हमसे अपेक्षाएं की गई थी शोध कार्य में उन अपेक्षाओं को ध्यान में रखते हुए प्रतिवेदन को भी तैयार किया जाता है। भावी समस्याओं का जो शोध की समस्याएं आई या परिकल्पनाओं से जो सुझाव निकलते हैं, तो सबसे बड़ी चीज़ यही होती है कि जब भी एक शोध कार्य किया जाता है तो उससे संबंधित पुराने शोध कार्यों को भी देखा जाता है, उनकी पुनरावृत्ति की जाती है। मतलब आलेखों का पुनरावृत्ति अवलोकन भी किया जाता है, जिससे हमें यह प्राप्त होता है कि इससे संबंधित जो भी शोध कार्य पूर्व में किए गए हैं उनमें क्या क्या समस्याएं आई थी, उनके समाधान के लिए क्या योजनाएं बनाई जानी चाहिए और उस समय से लेकर अभी तक में क्या क्या परिवर्तन हुए हैं। इन सभी चीज़ों को जानने के लिए हमें निष्कर्षों को पढ़ना होता है, और जो समस्याएं हुई हैं तो आगे भी उन्हें उनकी पुनरावृत्ति ना हो, एक तरह से कहा जाए कि फिर से वह रिपीट ना हो, इसके लिए भी ध्यान में रखा जाता है। और परिकल्पनाओं से निकले हुए सुझावों को भी समाज के सामने प्रस्तुत किया जाता है कि हम जिस तरीके से जो आशाएं लेकर चले थे हमारे शोध कार्य से संबंधित, समस्याओं के निराकरण से संबंधित, तो हमने हमारी समस्याओं में क्या क्या चीज़ें पाई और क्या क्या उसके निष्कर्ष निकले, और हमने हमारी उपकल्पनाओं को किस तरह से सत्यापित किया और किस तरह से ये स्वीकृत की जानी चाहिए या किस तरह से ये अस्वीकृत होंगी। इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखा जाता है और निष्कर्ष और परिणामों को देखने के लिए भी प्रस्तुत किया जाता है। धन्यवाद।